Parvati, and you all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दैट इज, एंड चैप्टर नंबर 1 के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन। आज हम चैप्टर नंबर 2 के लिए मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, सारे एक्सरसाइज किए हुए हैं, आप जाइए देख सकते हैं इसको। बट चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के लिए, however we have already discussed in the theory, but today we are going to solve these exercise questions separately. Okay, हम जो है separately we are discussing that, clear? So each and every question will be detailedly discussed here. If the session is helpful to you, you may like this session. Okay, without wasting our time, we will move on the exercise. Those who are first visitor, they may सब्सक्राइब अस चैनल। ओके, सो बिकॉज वहां से आपको चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से JEE में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट में जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, CBSE 10th 12th 9th एंड 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये हमारा चैनल है। वो सभी हम तैयारी कराते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, थ्योरी और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बिना के जो है कहीं ना कहीं अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम अपने लेक्चर पर चलेंगे, ठीक है। मेरा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, लेट मी शेयर यू द PDF. Okay, give me a few seconds. Okay, here is our PDF. In this PDF there are some questions and on page number 40 today's topic is मेटल एंड नॉन मेटल के एक्सरसाइज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 रहेगा ये। क्लास 10th के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज NCERT ऑथेंटिकेटेड बुक रहती है और उसमें जो जो चीजें आती हैं, है ना, ये CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको NCERT तो फॉलो करना ही है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए, आपको मैं 1 by 1 सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है, यू में राइट इन कमेंट। ओके, तो सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच some properties are given in the statement. We have the question that is, in this statement some properties of the metals are given, so you have to name the metals which are having the following properties. सबसे पहले कह रहा है रूम टेम्परेचर पर कौन सा लिक्विड होता है। तो हम जानते हैं, बच्चे को पता है बेटा, हमने बढ़ाया भी है कि जो जो आपका जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रह रहा है उसका नाम होता है बेटा पारा, यानी कि मरकरी। Hg से इसको डिनोट किया जाता है। और इसका जो आप इसको देखेंगे, ये थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। इट हैज अ लक्सचर, इट हैज अ शाइन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसकी बात करी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका इकलौता एक ऐसा मेटल होता है जो आप लिक्विड देखते हो, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, जिसमें कह रहा है कैन बी इजिली कट विद नाइफ, कैन बी इजिली कट विद नाइफ। सो आप देखिए, कैन बी इजिली कट विद नाइफ जो होगा वो होगा बेटा सोडियम, सोडियम, ठीक है। सोडियम को हम Na से डिनोट किया जाता है दोस्त। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको चाकू से काट सकते हैं, 3D, है ना, पूरी लेयर निकाल सकते हैं, पूरा एक हम स्लाइस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? देखिएगा यहाँ पे बात करी गई है, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं, इट इज ऑल्सो अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के केस में अगर हम बात करते हैं दोस्त, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक जो है, हम बेस्ट कंडक्टर जो देखते हैं वो होता है Ag, दैट मीन सिल्वर। क्लियर है, सिल्वर होता है दोस्त। और सिल्वर की आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर
हम ट्रांसफार्मर के अंदर जो एक कॉइल लगाते हैं, और म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा है ये फैराडे लॉ ऑफ मेडिकल, है ना, फैराडे लॉ ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्लास 12th में आता है, हमने यहाँ पे लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है यहाँ पे थंबनेल पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म 1, मैग्नेटिज्म 2, मैग्नेटिज्म 3, इस तरीके से सीरीज पूरी डली हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और जो सिल्वर है दोस्तों ना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम बता रहे थे देखिएगा ध्यान से कि अगर हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसफार्मर के अंदर की कॉइल की जो बनी होती है सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आपका हीट के लिए भी बेस्ट रहेगा, ये बात आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर कह रहे हैं कि इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर को ही हीट के पुअर कंडक्टर होता है। तो सबसे पहले हम थर्मामीटर की बात करते हैं। थर्मामीटर के अंदर जो हम भरते हैं जिसका नाम मरकरी होता है दोस्तों, ये भी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो पीबी है, मतलब जो लेड है दोस्तों, ये भी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये भी बच्चे एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। दोनों ही क्या है, दोनों ही इंसुलेटर हैं। हीट के केस में बेटा दोनों ही क्या है, इंसुलेटर हैं। आप ये बात समझिए, ध्यान से समझिए। चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी व्हेन वी आर डिस्कस्ड अबाउट इन द थ्योरी में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है कि मेलिएबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या है। दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ metals do have the following physical properties which is malleability and malleability का मतलब होता है when we are raising the temperature, we are burning the metal, we are heating the metal in the presence of means heat या फिर oxygen, so they can be malleable। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पर किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो ये मलेबल हो जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है। जैसे आप आयरन को देखते हैं दोस्त, तो आयरन क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन हियर द malleability is the property of the melting on the high temperature if we are heating or burning of the metal, then this for example we are also saying that the iron when contacted with the heat, it will be with the extreme temperature, it will be a reddish hot, and sometimes it is also tells about that is melting, it would be melt on the extreme temperature। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों डक्टिलिटी। आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है वो जो आपका पिक्चर दिखने का, तो घबराएंगे नहीं बिकॉज मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपको टीचर दिखे ना दिखे, बट वो चीज एक्सप्लेनेशन करने में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। दैट इज ओनली फिट फॉर यू। ओके, चीजें समझिए। डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी इट इज अ प्रॉपर्टी वेयर वी आर मेकिंग द वी आर मेकिंग द सो मेटल जो है तो मोस्ट डक्टाइल क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल आपका रहेगा सोना, यानी कि एयू। क्लियर है, जो एयू होता है दोस्त, एयू ना, एयू मतलब सोना, ये सबसे डक्टाइल होता है। आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर के हम सॉरी 1 ग्राम जो तार ले लें सोने का, उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी जो होता है दोस्त, ये होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन विद अ थिन वायर। सो एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे सारे मेटल जितने भी होते हैं जनरली वो डक्टाइल होते हैं, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। और हमने एजी के लिए आपको एग्जाम्पल दिया है, चीजों को समझाया है। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपको 2 नंबर में बोर्ड में पूछ लेता है, कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में ये क्वेश्चन आपको दे देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको 46 पेज नंबर मिलेगा। आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, जब भी आप मेरा ये लेक्चर देखेंगे
तो आपके पास एनसीईआरटी बुक जरूर होनी चाहिए। उससे आप कन्वे कर कर, उससे आप चीजों को समझ कर यहाँ पर क्लियर करेंगे कि बात। चलिए अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, ध्यान देना, ध्यान से समझेंगे कि पॉइंट नंबर, why is sodium kept immersed in kerosene oil? सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों क्यों रोक के रखते हैं? सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो के रखते हैं? तो केरोसिन ऑयल में सोडियम को इस वजह से डुबो के रखेंगे बेटा, सोडियम और पोटेशियम है ना, सोडियम मतलब Na, जस्ट अ सेकेंड, सोडियम Na यानी कि सोडियम और दूसरा पोटेशियम, ठीक है, दोनों ही बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। एंड व्हेन मींस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे व्हेन केप्ट इन एयर और फ्री, they will react with oxygen and start burning vigorously. Okay, I am saying that कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो स्टार्ट करता है, बहुत ही तेज जलना स्टार्ट कर देता है, बहुत ही तेज जलना स्टार्ट कर देता है। इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि केरोसिन ऑयल जो है और सोडियम, केरोसिन है उसको हम रखते हैं दोस्तों, केरोसिन में हम चीजों को रखते हैं, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में हम इस चीज को रखेंगे, पानी में बेटा नहीं रखेंगे। पानी में अगर रखेंगे तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, उस केस में हम सोडियम को या पोटेशियम को रखेंगे किसमें? हमारे केरोसिन ऑयल में। क्लियर है? बिकॉज दे आर हैविंग वेरी वेरी यू कैन से वेरी हाई बर्निंग इन दिस, ओके, very high burning in this sodium and जो potassium, sodium and potassium, so in that case they are having the lowest burning temperature, बहुत जल्दी जलने लगते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जलने लगते हैं। और इनका जो आपका जो ये आपका बर्निंग पॉइंट है वो होता है करीबन करीबन रूम टेम्परेचर के आसपास, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है जो यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं, आइए समझते हैं कि ये क्या है। ये बेटा होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बर्न वैगोरसली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पानी के साथ ऑक्सीजन या पानी के में ऑक्सीजन होती है और उसमें अगर फॉस्फोरस डाल दें, सोडियम डाल दें, पोटेशियम डाल दें, तो ये सब क्या होता है, बहुत तेजी से जलने लगते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कभी अंधविश्वास करते हैं, राख के साथ कुछ खेल करते हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर दोस्तों वो राख में पोटेशियम सॉरी यहाँ पे पोटेशियम या सोडियम या फॉस्फोरस मिला के रखते हैं, और जब वो फेंकेंगे तो वो एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने लगता है। और आप ये समझते हो कि बाबा ने जादू कर दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इट इज टोटली साइंस, केमिस्ट्री में ये चीज सिखाई जाती है। तो पानी में जब इसको रखेंगे, है ना, पानी में या हवा में, तो ये बहुत तेजी से आग पकड़ता है। और एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए हम लेबोरेटरी में हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिससे वो जले नहीं। क्लियर है दोस्त? सारी बातें समझे है ना। व्हाइट फास्फोरस का जो आपका टेम्परेचर होता है, यानी कि बर्निंग टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और सो वो क्या करीबन, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, जिसको कहते हैं, देखो ध्यान से समझिए, इसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर माने द मिनिमम टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस, इट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सो इन ऑल दीज थ्री मेटल्स, ओके, सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो जलने लगती हैं, बिकॉज इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेट जो है रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। ये बात समझ आई होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पता करेंगे, चीजों को समझेंगे। राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आयरन एंड स्टीम, आयरन एंड स्टीम, देखो समझो, आयरन जो है Fe जिसको कहते हैं दोस्त,
है ना। Fe और अगर हम H2O को मिलाएं तो क्या बनेगा। H2O क्यों लिखा, स्टीम को इन्होंने कहा है, स्टीम, स्टीम किससे बनती है दोस्त, पानी से बनती है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये बना लेगा क्या, ये बनाएगा दोस्त Fe3O4। यही चीज हमने कहाँ देखी थी, आपको अगर याद हो दोस्त, तो ये चीज हमने कहाँ देखी थी, ये देखी थी कोरोजन में। कोरोजन या रस्टिंग में भी जब आयरन को किसी मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर आयरन ऑक्साइड बना लेता है और जो H2 गैस है वो रिलीज हो जाती है। यहाँ पर भी वही चीज हुआ बेटा, इन्होंने कहा जब हम वेपर के साथ यानी कि स्टीम के साथ आयरन को रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड बना लेगा। इसी को हम रस्टेड आयरन भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। वी हैव टू राइट द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन, क्लियर। सो वी आर doing this, you have to be balance this reaction also, and balanced reaction देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी जो स्टेट है, गैस है कि वो सॉलिड है या वो एक्वस है या लिक्विड है, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मैंने आपको चैप्टर 1 जब पढ़ाया है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट जनरल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है वो हमारे अपने जो श्री ब्रह्मदेव क्लासेस है दोस्तों, उसके उसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां उसको खोलिएगा, वहां पर कई सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो 10th के लिए, 12th के लिए या 11th और 9th के लिए बनाए हैं बेटा, ठीक है। ये अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, ठीक है, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर अगर हम रिएक्ट करना दिखाएं तो दो चीजों के लिए बोल रहा है, कैल्शियम के लिए और पोटेशियम के लिए। तो वी आर सेपरेटली राइटिंग द इक्वेशंस फॉर बोथ द टू, कैल्शियम के लिए भी लिखेंगे बेटा और पोटेशियम के लिए लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैल्शियम के लिए लिखेंगे दोस्तों, कैल्शियम होता है सॉलिड, और जब ये रिएक्ट करता है, याद रखिएगा, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, याद रखिएगा, एंड ये बनाएगा गैस। जो गैस रिलीज होगी दोस्तों वो H2 गैस रिलीज होगी, बट यहाँ पर लिबरेशन ऑफ हीट, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट भी इवॉल्व होगी जो टेम्परेचर को बढ़ा देगी, क्लियर है। जब आप दिवाली के समय चूना मतलब चूने को पानी के में डालते हैं तो वो बहुत तेज खड़बड़ाता है, इन दैट केस इट इज बॉइलिंग, है ना, एट अ हाई टेम्परेचर, in that case it is also making with the calcium hydroxide, understood everyone। now ये कह रहा था पोटेशियम के साथ, है ना, पोटेशियम के साथ जब पानी को मिलाएंगे तो सेम वही चीज होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर वाले केस में था दोस्तों, ठीक है। चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए अगर हम बात करेंगे दोस्त कि ये इसकी बायो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, आइए समझते हैं। इसका बाय प्रोडक्ट जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा H2 गैस ही, इस तरीके से जैसे ऊपर देखे थे, एंड हीट भी यहाँ पर रिलीज होगी, वहां पर भी हुई थी रिलीज और यहाँ पर भी होगी। दीज टू आर द रिएक्शंस व्हिच आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्लियरिंग एवरीवन। यहाँ तक अगर समझ आया है तो बेटा लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ टेबल एंड सैंपल ABCD मेटल्स हैं जिनके नाम नहीं बताए गए हैं, बट वहां पर कुछ चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं और उससे समझेंगे कि कैसे ये चीजें होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एज अ सिनेरियो फॉर बोर्ड एग्जाम्स, नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम बच्चे टेबल देखेंगे और फिर ये पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग सारी बातें करेंगे। चलिए पहला इन्होंने कहा मेटल की ये कॉलम दिया है, यहाँ पर आयरन सल्फेट का कॉलम दिया है, यहाँ कॉपर सल्फेट का कॉलम दिया है, यहाँ जिंक सल्फेट का कॉलम दिया है, और लास्ट कॉलम जो है बेटा वो सिल्वर नाइट्रेट का कॉलम है। इसके आगे कुछ और है, लेट मी सी इट, नो इसके आगे कुछ और नहीं है। चलिए कह रहा है कि ABCD 4 मेटल लिए गए जिनके नाम नहीं बताए गए हैं, क्लियर, आर एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन।
ये जो सॉल्यूशन आपको दिया है आयरन सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट या कुछ और सिल्वर नाइट्रेट कह रहा है, तो इनमें जब हम जो है एक एक करके सारे जो है सल्फेट या किसी दूसरे मेटल्स के साथ, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इसको मेटल ए को मिलाते हैं, तो सबसे पहले जब आयरन के साथ मिलाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। कॉपर के साथ मिलाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। बट अगर हम जिंक के साथ मिलाएंगे तो डैश दिखा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ दिखा रहे हैं तो डैश दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब इनमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। बट यहाँ पर अगर आप देखो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर सल्फेट में कॉपर को ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, आयरन में कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये बेसिकली कॉपर से हाईली रिएक्टिव होगा, तभी तो डिस्प्लेस कर पा रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, आपने बच्चे चैप्टर नंबर 1 में थर्ड हमने जो टॉपिक लिया था, मतलब तीसरा लेक्चर लिया था, सीरीज में 3 लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। वहां आप जा सकते हो, देख सकते हो उसको। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली जो रिएक्टिव मेटल होता है दोस्त, वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम देयर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो मेटल है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। आइए समझते हैं इस चीज को। चलिए यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो। चलिए यहाँ पर समझेंगे, 2 मिनट दीजिए। यहाँ पर अगर बात करें, ए जो मेटल है वो फेरस सल्फेट को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन ना। पहले में कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। बट यहाँ पर आप देखो कॉपर सल्फेट को ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर है, ये मोर रिएक्टिव है। बात समझ पा रहे हो? चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि ये है कौन। सबसे पहले आप देखो कि जो ए है, ए ना, ए जो है दोस्तों, वो आपका सबसे जो आयरन है उससे उससे लेस रिएक्टिव है। क्लियर, ये जो है आयरन से लेस रिएक्टिव है, बट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। शक्ति व कर्मन, देखो सुनो मेरी बात, शक्ति व कर्मन मैंने एक चीज दिखाई थी आपको, ठीक है। फे को नी इस तरीके से था, जन, ठीक है, जिंक। अब देखो जैसे अगर हम रिएक्टिव सीरीज की बात करें तो फे को नी ना, फेरस, फेरस और यहाँ पर को नी पूजन ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान समझो कि कॉपर जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बट आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं जो ए मेटल है, मतलब वो हाईली रिएक्टिव है आयरन के साथ। इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर एटॉमिक नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करें दूसरे मेटल की, बी का क्या सीन है बेटा, आइए फिर से उसी टेबल पर चलते हैं और समझेंगे। आइए समझते हैं। बी मेटल जो है, बी मेटल ये आयरन में डिस्प्लेस हो जा रहा है, कॉपर में कोई रिएक्शन नहीं है, नो, यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसका मतलब ये आयरन से हाईली रिएक्टिव है। क्लियर। अगर हम बात करें सी की, तो नो रिएक्शन दिखा रहा है, सबसे पहले नो रिएक्शन दिखा रहा है, यहां पर भी नो रिएक्शन दिखा रहा है। बट आयरन की जो सी पॉइंट है बेटा, यहां पर अगर बात करें सिल्वर नाइट्रेट ना, सिल्वर नाइट्रेट को ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट से ये ज्यादा तगड़ा है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है दोस्तों, ठीक। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, ठीक है, डी ऑप्शन में यहाँ पर आयरन सल्फेट के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, और जो कॉपर सल्फेट के सेकंड सल्फेट से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो इन सभी में ये न्यूट्रल है, तो इन सभी से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है, तभी तो नहीं कर पा रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन इन दिस पिक्चर, सो यू हैव टू अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी along with their reactivity series. Now you have to arrange this using the table above the two question about the ABCD metals of ABCD. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से समझो,
यहाँ पे कह रहा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। आपको देखो यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे रखी है दोस्त। जिंक सबसे रिएक्टिव है, फिर बोरॉन, फिर फेकोनी यानी कि फेरस, क्लियर। फिर यहाँ पर ए है, एजी होगा यहाँ पे, ठीक है। ए कोई भी चीज नहीं होती दोस्तों। कॉपर है, कॉपर के बाद कार्बन, यहाँ पर है सिल्वर, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर और चीजें दिख रही हैं। तो सबसे सबसे लीस्ट रिएक्टिव, जब नीचे चलते चले जाएंगे तो आपको लीस्ट रिएक्टिव दिखेगा। आइए समझते हैं। जो हमने ए मेटल देखा था, ए मेटल देखा था वो सेकंड नंबर पर आता है। बी मेटल देखा था बेटा, बी मेटल जो है आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा था फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो बी होगा, फिर ए होगा दोस्तों। एंड देन जो 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 डी पार्ट में था, डी पार्ट में तो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, आप देख रहे थे। तो उस केस में वो लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर अगर हम सी की बात करें, पॉइंट नंबर सी की बात करें, तो सी में जो है वो लीस्ट रिएक्टिव तो नहीं है, बट उससे उससे थोड़ा सा रिएक्टिव ज्यादा है। तो हम इसकी रिएक्टिविटी सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, बी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ए, फिर उससे कम सी, फिर उससे कम डी। सबसे कम डी और सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी है। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आया कि बी मेटल जो है वो सबसे रिएक्टिव है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि what would you observe if the B is added to the copper, it is added to sulfate of copper sulfate, ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया जब इस चीज को देखा गया? तो आप देखोगे जब जब हम क्या कर रहे हैं, बी ऑप्शन को, मतलब बी मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, कॉपर के साथ। तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या बना लेगा, इट विल नॉट, इट वुड डिस्प्लेस कॉपर ना, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, वो तो हमने कर ही दिया। चलिए ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपको चीजों को बहुत ही आसानी से समझने में हेल्प होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट HCl, क्लियर, इट इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, मेटल के साथ रिएक्टिव करेगा ना, HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा। और ये मतलब जब हम बात करें कि राइट करेंगे इक्वेशन फॉर व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, आयरन को पहले हम क्या करें, पहले हम बेटा HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, which gas is produced when dilute gas H2SO4 is added to iron ना, रिएक्टिव मेटल। अब दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि जब हम किंग ऑफ एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो वहां पर हमारा क्या सिनेरियो रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो HCl, देखो दो तीन बातें समझो, ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, केमिकल रिएक्शंस वगैरह हमने जब पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको बताया था बेस और एसिड के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो H2 गैस को इवॉल्व करता है विद अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी HCl या किसी भी डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाएंगे किसी भी मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस का पॉपिंग साउंड के साथ इवॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें कि ये रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, कह रहा था आयरन को अगर हम H2SO4 के साथ मिलाएं, ये बच्चों मैंने कई बार आपके लेबोरेटरी में भी क्लास 10th के बच्चों को कराया है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि आयरन जो है अगर हम किंग ऑफ एसिड के साथ मिला देते हैं और ये एक्वस है, तो यहाँ पर बच्चे ये H2SO4 को आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा, मतलब फेरस सल्फेट बना लेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी विद अ पॉपिंग साउंड। यहाँ पर भी चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी
दोनों में। ठीक है, बात समझ रहे होती, ठीक है, क्लियर किया मैंने सारी चीजों को। बात समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब जिंक को हम आयरन सल्फेट के साथ मिलाते हैं। जिंक विल डिस्प्लेस द आयरन सल्फेट फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन ना, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो जिंक को हम लड़वाते हैं किसके साथ, जिंक को लड़वाते हैं FeSO4 के साथ, तो Fe मतलब जो आयरन है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो नॉन रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है देन द जिंक। और जब हम बात करेंगे जिंक के साथ जब इसकी मित्रता होगी दोस्त, तो SO4 जो है वो भाग जाएगा और ये कहेगा जिंक भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो जिंक जिंक जब सल्फेट सॉल्यूशन से मिलेगा, यानी कि SO4 के आयन से मिलेगा, तो ये जिंक सल्फेट बना लेगा। आप ये देखिए, एक एग्जांपल समझिए कि जब कोई दोस्त ऐसा होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, रुतबा ज्यादा होता है, तो दोस्ती चेंज हो जाती है। ठीक है, दोस्ती बेटा चेंज हो जाती है। अगर आप दो दोस्त हैं, आपके पास गरीबी है उस समय, और मान लीजिए आपके जो दूसरा दोस्त है वो ज्यादा अमीर है, तो दूसरा दोस्त दूसरे वाले अमीर दोस्त के पास बॉन्डिंग बना लेगा, आपसे वो दूरियां रखने लगेगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि जिंक है हाईली रिएक्टिव देन द फेरस, तो फेरस को ये डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट को अपने पास करीब रख लेगा और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, करीबियां बढ़ जाएंगी जिंक के साथ। क्लियर है दोस्त, समझ पा रहे हैं। चलिए चलिए बात समझेंगे कि 49 क्वेश्चन, 49 जो सॉरी पेज नंबर है दोस्तों, है ना, इसको खोलिएगा अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम के केस का। सोडियम में आपको दिख रहा है कि 11 आपका एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपकी फ्री होगा। ठीक है, जिंक इसके लिए ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो ऑक्सीजन का लिए भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और मैग्नीशियम के लिए भी बनाना है। इसके अलावा कह रहा है सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, ठीक है, एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाने हैं आपको, बेसिकली हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना होगा इसके लिए। तो लास्ट ऑप्शन जो है वहां कह रहा है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कौन कौन से आयन जो हैं ऊपर के दोनों जो आपने रिएक्शंस कराए हैं उनके भीतर कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, ये आपको बताना है। क्लियर है, बात समझ आ रही है। चलिए हम बात करेंगे एक एक चीज की। पहला ऑप्शन जो था, पहला क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको सोडियम के लिए, आपको ऑक्सीजन के लिए एंड मैग्नीशियम के लिए। सबसे पहले आप देखिए, जो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको बताया था 11 होता है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से KLMN, यानी कि SPDF। ठीक, तो SPDF में आप समझिए KLMN में टू इलेक्ट्रॉन में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, पहली वाली सबसेल 8, फिर दूसरी वाली सबसेल में फिल होंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वही इसको मतलब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये इसी की वजह से हम फिर क्या करेंगे, Na के ऊपर एक डॉट लगा देंगे और ये डॉट बताएगा कि यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बेटा एक्स्ट्रा है, यही चीज इसने यहाँ पर दिखाई है। ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेटा 8 होता है, 8 होता है। और ये आपको समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से समझना कि ऑक्सीजन के साथ हम इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, जब भी हम O के लिए, ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो 2 इधर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 इधर और 2 इसके ऊपर बनाएंगे। क्लियर है, सब साथ में समझ पा रहे होंगे चीजों को। आइए समझते हैं तीसरे के लिए। कह रहा था मैग्नीशियम के लिए भी बताइए। तो मैग्नीशियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है दोस्त, वो होता है 12। अब हम जब 12 के लिए देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 12 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, KLMN में 2 8 8 2 10 हो गया। अब कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम मैग्नीशियम के लिए क्या बना देंगे दोस्त, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके से। मैग्नीशियम के पास 2 डॉट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसके फुलफिल
हो जाएगी, ऑक्टेट को फुलफिल करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, आइए उसको समझते हैं। कह रहा था कि Na2O और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को, है ना, और सोडियम ऑक्साइड को जब हम मिला देते हैं तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आइए समझते हैं। सोडियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन की जो आपको मैंने बताया था बैलेंसी है, वो 6 डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे और वहां पर दोनों के साथ ये जब रिएक्ट करेगा तो ये इस तरीके से बना लेगा आपके पूरा कंपाउंड। ठीक है, उसके अगर हम बात करेंगे डॉट स्ट्रक्चर की तो आपको Na2 ना, Na2 के मतलब ये दोनों Na के दोनों जो आपके एलिमेंट हैं वो यहाँ पर रिएक्ट करेंगे और ये बनाएगा किसके साथ? O के साथ। तो यहाँ पर 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके आ जाएंगे। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? चलिए, यहाँ पर इस तरीके से आप जो यहाँ पर दिखाया गया है इस चीज को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, यहाँ पर बात करेंगे अब दूसरी चीज कि ये जो Mg है, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? MgO बना लेगा। MgO बना लेगा। MgO के लिए आप देखो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? Mg के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये बना लेगा क्या? बॉन्ड बना लेगा दोस्त, मित्रता कर लेगा और वही मित्रता इसके लिए जो है कंपाउंड बनाने का ये बना लेगा। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा था कि ऊपर के दोनों जो आपने यहाँ पर डिस्कशन किया है, क्वेश्चंस किए हैं, उनमें कौन कौन से आयंस बनेंगे? व्हाट आर द आयंस फॉर्मिंग देयर इन दिस दैट सिनेरियो? अगर हम बात करें Na2O की और आपके MgO की, तो यहाँ पर 2 कैटाइन और एनायन बनेंगे। ठीक है, कैटाइन मतलब Na पॉजिटिव आयन, ठीक है, और एनायन का मतलब है O2 नेगेटिव आयन। और MgO के केस में Mg2 प्लस आयन, क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 प्लस मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये एक कैटाइन बन जाएगा दोस्त। अगर हम बात करें जो O है वो O2 प्लस बना लेगा, O2 सॉरी माइनस बना लेगा क्योंकि ये कैटाइन बनाएगा बेटा ना, एनायन बनाएगा दोस्त, है ना, एनायन बनाएगा। 2 नेगेटिव मतलब एनायन। क्लियर है? इस तरीके के कुछ आयंस यहाँ पर क्रिएट होंगे जो आपको दिखा रहा है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखिएगा, व्हाई डू आयन कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? आयन कंपाउंड्स जो होते हैं दोस्त, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आयनिक जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके भीतर, तो इस वजह से इनको जो है आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और आयनिक कंपाउंड में बनने वाले जितने भी कंपाउंड हैं, आयन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड हैं, इस वजह से ज्यादा एनर्जी हमें देनी होगी। इनकी बॉन्ड एंथैल्पी और जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंथैल्पी को तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी की कंसेप्ट को आप 11th और 12th चीजों को पढ़ोगे, आप 10th में अभी ये चीजें नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर देकर, बहुत ज्यादा हीट को देकर, थर्मल एनर्जी को देकर आपकी बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड जो एंगल्स है उनको हम कम किया जाता है। बॉन्ड एंथैल्पीज को आप तोड़ते हैं वहां पर। ठीक है, बॉन्ड के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनको कम किया जाता है और मेल्ट किया जाता है। इस वजह से यहाँ इस केस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तो वहां पर क्या होगा? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे आयोनिक कंपाउंड के। क्लियर बात? समझ रहे हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, पेज नंबर 53 पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1। इट इज अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मिनरल को हम डिफाइन करेंगे, इसके बाद ओर को डिफाइन करेंगे और गैंग को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या हैं? मिनरल जो होता है दोस्त, वो पृथ्वी माता में यानी कि पृथ्वी के अंदर कई सारे जो है और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उनमें मिनरल्स भी एक है। ये कंबाइंड फॉर्म में भीतर पृथ्वी के भीतर पाया जाता है
और अगर हम बात करें, ठीक है, ये मिनरल जो है वो कंबाइंड स्टेट में पृथ्वी के अंदर अर्थ क्रस्ट में होता है, ठीक है, नेचर से मिलता है। अगर हम बात करें ओर की, ओर कैन बी द ओर कैन बी a combined form, it is extracted from the earth crust and suppose that बॉक्साइट है या फिर आपका जो है ना, हेमाटाइट है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने कई सारे और मेटलिक और पढ़े थे ना, ये सारी चीज बॉक्साइट है, हेमाटाइट है या मैग्नेटाइट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बॉक्साइट करके कुछ ऐसे ओरों के नाम हैं जो वहां पर हम देखे थे, ठीक है। दे आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम प्रॉफिटेबली, दिस इज कॉल्ड ओर, ठीक है। वी कैन प्यूरिफाई द ओर in the different scenario. So what is this? Ore is the impure form. Ore is the form which is impure and they are extracted from the earth crust and they can be refined using the different metallurgical processes. अब हम बात करेंगे गैंग क्या है। गैंग जो है दोस्तों, गैंग इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी इम्प्योरिटीज आपको ओर के अंदर मिलती हैं वो गैंग कहलाती हैं। गैंग के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे धूल है, सैंड है, स्लिट है। स्लिट इज बेसिकली जो खड़िया आपको मिलती है, जो कैल्शियम का ऑक्साइड आपको मिलता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकता है, उसमें स्लिट होती हैं, वो आपको एक गैंग की तरीके से होता है दोस्त, है ना। सोइल है, मिट्टी है, इसके अलावा ग्रेवल है, ठीक है। ये सारी चीजें गैंग के अंदर आती हैं। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन देयर फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब दोस्तों वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो नॉन रिएक्टिव केस है, बट वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो उस केस में जितने भी ऑर्नामेंट बनते हैं, जैसे आप सोने के आभूषण देखते हैं, चांदी के आभूषण देखते हैं, और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर जो ऑर्नामेंट्स हैं, वहां पर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी फ्री स्टेट में वो रहते हैं और बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। जैसे सोना है, वो बहुत दिनों बाद थोड़ा थोड़ा काला होगा, चांदी है बहुत सालों के बाद दोस्तों वो थोड़ी थोड़ी काली होगी, तो वो रिएक्ट करती है, बट वो उतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है, बहुत लो रिएक्शन केस है। तो फ्री स्टेट में सबसे पहले अगर हम देखें तो गोल्ड आपका एक मेटल आता है, इसके अलावा सिल्वर आता है, इसके अलावा दोस्तों प्लेटिनम आता है। प्लेटिनम इज मच मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद वन अनदर एंड इन द सेकेंड, मतलब ऑक्साइड के केस में ये कभी भी बनते नहीं है, ये चुपचाप पड़े रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता। जैसे आपने 18th ग्रुप की नोबल गैसेस पढ़ी होंगी, वो भी नॉन रिएक्टिव हैं, बट बिकॉज वो नोबल गैस हैं और उनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं और वहां पर कोई भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं, सो दे आर टर्म्ड एज नॉन रिएक्टिव गैसेस। यहाँ पर कुछ मेटल्स भी हैं जो अभी अभी डिस्कस करे हैं। ये सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत निचोड़ तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको एज इट इज लगेंगे। अगर ये सेशन अभी तक आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाया है तो लाइक जरूर करिएगा। ये चीज अभी आपको समझ नहीं आ रही है, बट इसके आउटकम्स जब आप पढ़ लेंगे, है ना, और जब आपके स्कूल में या कहीं पर टेस्ट हो रहा होगा या फिर बोर्ड एग्जाम्स में जब आप बैठोगे दोस्त, ये मेरा पक्का वादा है कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से आउट नहीं होंगे। क्लियर है, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर मैं और डिस्कशन करके उन सभी टॉपिक्स को कवर अप करा रहा हूँ। तो इससे बाहर तो बेसिक सी बात है, नहीं आएगा दोस्त। जनरली वी आर गेटिंग ऑल द थिंग्स हियर। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? चीजों को समझ पाए? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास देखिएगा यहाँ पर, टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, व्हिच केमिकल प्रोसेसेस इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड। मेटल का कोई ऑक्साइड आपके पास है और आप चाह रहे हो कि उससे हम क्या निकाल लें, उससे बेटा हम मेटल निकाल लें। तो आप देखिएगा, आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी मेटल के रिड्यूसिंग करने के लिए या मेटलर्जिकल प्रोसेस बताई थी, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले
आपके पास अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, जिसमें एक एग्जांपल इन्होंने लिया है जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ZnO है, तो उसको अगर हम हीट करें, ठीक है, हीट करें कार्बन की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक अनसैचुरेटेड प्रोसेस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब एनारोबिक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, कार्बन की प्रेजेंस है। कार्बन के प्रेजेंस में अगर हम जिंक ऑक्साइड को बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा मित्र। और हमारा जो जिंक मेटल है, ये क्या है, ये जिंक मेटल दोस्तों, ये हमारा सेपरेट हो जाएगा, इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो अगर हम ऐसी केमिकल प्रोसेसेस जिसमें मेटल को मेटल ऑक्साइड से अलग करते हैं, ये रिडक्शन कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कुछ ऐसे मेटल्स ऑक्साइड की, तो जिनको हम अलग कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेंगे और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं मेटल को मेटल ऑक्साइड से। अगर हम दूसरी एग्जांपल लें तो यहाँ पर समझिएगा, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिया है और उसको अगर हम एल्युमिनियम के साथ, किसके साथ दोस्तों, किसके साथ बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम के साथ बात कर रहे हैं दोस्त। चलिए समझिएगा, एल्युमिनियम के साथ बात कर रहे हैं दोस्त। अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम को एल्युमिनियम के साथ जब बर्न करेंगे, है ना, रिड्यूस करेंगे, तो ये एल्युमिनियम पाउडर लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे दोस्त, सॉलिड लेंगे। सॉलिड तो होगा ही, पाउडर एक सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम इस तरीके से इस चीज को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम पाउडर को हम रिएक्ट कराते हैं, तो ये बना लेगा मैग्नीशियम सॉलिड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम could be separated from here and it will form एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि ये ऑक्साइड बना लेगा एल्युमिनियम का, और यहाँ पर हीट रिलीज होगी, ठीक है। अब हम बात करें कि ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड्स जो मोर रिएक्टिव होते हैं, उनको हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करके उनको अलग कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, है ना, ज्यादा रिएक्टिव वाली मेटल्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराकर दोस्त अलग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब इसके अलावा आगे के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो अलग रहेंगे, ठीक है, दूसरे लेक्चर्स में लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहाँ पर तक समझ आया है तो यू मे लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब ऑल दिस, है ना, चैनल में कोई हिट करिएगा लाइक बटन को, ठीक है। बेल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी अच्छे टॉपिक यहाँ पर मिलते रहे। चलिए, मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक आप विशेष ध्यान रखिए और अपना पढ़ते रहिएगा। चलिए, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।